सर घर पे ज्यादा बहुत पढ़ाई धूप है होती बाहर है? सर बाहर बहुत हैं? धूप है सर बहुत धूप है बाहर। बहुत धूप है बाहर, अच्छा ओके। तो बस स्कूल हो गया, गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई हैं। सही। सर ये मेट्रो में जाके हम आधा डेढ़ हो जाता है। हम्म, चलो ठीक है। तो लास्ट कल भी हम लोग ना स्टडिंग डायमेंशन फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बता रहे। पहले बेसिस बेसिस डिफाइन किया था ना। पहले बेसिस डिफाइन किया था। तो बेसिस क्या था? बी कोई सबसेट था वेक्टर स्पेस का, और ये फाइनाइट सबसेट था, ठीक है। सच दैट बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड बी स्पेन्स v means v equal to span of b. So if this condition met, then b called a basis. और अगर और इसकी डायमेंशन ऑफ v क्या थी? डायमेंशन ऑफ v इज नथिंग बट द साइज ऑफ b. b के अंदर जितने वेक्टर्स होंगे दैट विल कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ v, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरम थी कि कोई भी दो बेसिस होंगी b1 बेसिस यूनिक नहीं होगी। जरूरी नहीं कि बेसिस यूनिक हो, एक से ज्यादा बेसिस हो सकती है, लेकिन कोई भी दो बेसिस होंगी b1 b2 तो उनका साइज सेम होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों बेसिस के अंदर सेम होंगे, ठीक है। कुछ और क्या था इसके अलावा? मेन तो यही क्या था ये ना। यस ठीक है। और उसके बाद मैंने एग्जांपल्स बताए थे फिर, है ना, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के, राइट, हर केस में। ओके, नाउ लेट्स सी दिस एग्जांपल, दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। एग्जांपल 8 विद और ठीक है भाई। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट इन R4। तो R4 वेक्टर स्पेस आपके पास R4 में दो सबस्पेस है, एक S1 है जिसमें 3 वेक्टर्स हैं, और एक S2 है जिसके अंदर कितने वेक्टर है? 5 वेक्टर्स है, ठीक है। अब और डायमेंशन ऑफ R4 क्या होती है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R4? डायमेंशन ऑफ R4 क्या होगी? 4 बोलो कोई। कल पढ़ाया था यार। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ R4? Rn की डायमेंशन क्या होती है? सर एन होती है तो n, तो इसकी 4 हो गई, ठीक है। यस तो सर मींस इसका जो बेसिस होगी उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, इफ यू नो द डायमेंशन ऑफ R4 इज 4, तो जो S1 है ये बेसिस हो सकता है R4 का? होगा हो सकता है? आई एम आस्किंग, हो सकता है क्या? यस यस, बट यू नो कि बेसिस में तो जो बेसिस का साइज होता है और डायमेंशन होती है वो सेम होती है। अगर S1 बेसिस हो सकता है तो इसका मतलब कि डायमेंशन ऑफ R4 इज 3, बट यू ऑलरेडी नो द डायमेंशन ऑफ R4 इज 4, दैट्स व्हाई S1 कैन नॉट बी बेसिस। यस सर इसमें सर 4 वेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 4 वेक्टर होने चाहिए। Yes, sir. मींस R4 के केस में अगर कोई बेसिस है, कोई सेट S1 बेसिस है, तो उसके अंदर 4 वेक्टर ही होंगे, एग्जैक्टली 4। और सेम लॉजिक से S2 भी नहीं हो सकता, सेम लॉजिक से S2 भी बेसिस नहीं हो सकता, क्योंकि S2 के अंदर कितने वेक्टर है? 5। दैट्स व्हाई S2 भी आल्सो कैन नॉट बी ए बेसिस, ठीक है। देखो ये तो ठीक है, ये बेसिस नहीं हो सकता, बट ऐसा कुछ नहीं है कि देखो S1, अच्छा ये बताओ, S1 जो है वो सॉरी S1 है वो स्पेन कर सकता है उसको, मान लो कि लीनियर इंडिपेंडेंट भी है, मान लो कि S1 लीनियर इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। तो S1 क्या R4 को स्पेन कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मान लो कि लीनियर इंडिपेंडेंट को स्पेन भी कर रहा तो डायमेंशन का इसका मतलब होगा डायमेंशन 3 होगी, पर डायमेंशन तो 4 है, ठीक है। इसी तरह के मींस कि S1 स्पेन करेगा नहीं करेगा, सॉरी S1 लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही S2 हो सकता है स्पेन कर रहा हो, S2 हो सकता है R4 को स्पेन करे, आई मीन कि हो सकता है दैट R4 इक्वल टू स्पेन ऑफ S2, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। स्पेन ऑफ S2 ये पॉसिबिलिटी है, बट S2 के जो वेक्टर वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। व्हाई S2 के वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते? क्योंकि सर उसमें 5 लिख हाँ, क्योंकि इसमें 5 वेक्टर है ना। Yes. और आपने पढ़ा था इन Rn if there are k vectors and where k is greater than n then those vectors are linearly dependent, ठीक है ना। That's why तो इसमें यही लिखा जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, वही लिखा है यहाँ पे। In particular S1 cannot span R4. Why it cannot span R4? Otherwise it will become basis, ठीक है। And similarly S2 cannot be linearly independent. Why it cannot be linearly independent? मैं बता दें कि उसके अंदर 5 vectors हैं। इसके बाद ने लिखा नोटिस हाउएवर दिस
that in this case we cannot make no conclusion regarding whether S1 is linear independent or whether S2 spans R4 node. ठीक है, ये कोई S2 R4 को स्पेन कर सकता है, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं किया हमने कि वो स्पेन करेगा ही करेगा. हो सकता है स्पेन ना भी करे. लीनियर इंडिपेंडेंट तो नहीं है S2, लेकिन वो स्पेन करेगा ही नहीं करेगा इसके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. ऐसे ही S1 के केस में वो स्पेन नहीं करेगा. S1 के केस में वो स्पेन तो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर 3 वेक्टर है, लेकिन S1 लीनियर इंडिपेंडेंट होगा ही नहीं होगा इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं. ठीक है, ओके, ठीक है. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थ्योरम. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना. देखो, लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. ठीक है, V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है. इसका मतलब है कि V की कोई बेसिस है B, है ना, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स है, और बेसिस का मतलब है इसके वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट है और उसको स्पेन कर रहे हैं, और V इक्वल टू स्पेन ऑफ B. ठीक है, फाइन. सो क्या गिवन है, V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. अच्छा, प्लीज भी बाकी बच्चे कुछ समझने तो पूछ लेना भाई. जनरली होमेंद्रा रेस्पॉन्स करता है, गुड है ना, मेरे लिए आसान हो जाता पढ़ाना. बट अगर आपको किसी को कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क. ठीक है, अच्छा, मैंने स्क्रीन लोगों को जो पासवर्ड डाला वो भी दिख रहा था क्या आप लोगों को? हेलो, नो सर. अच्छा, वो नहीं दिखाई दिया. ठीक है, लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. सपोज S इज ए फाइनाइट सबसेट ऑफ V दैट स्पेन्स V. तो कोई S एक फाइनाइट सबसेट है so that V equal to span of S. ठीक है, then this theorem says then dimension of जो V होगी ना, that will be less than equal to size of यस. ठीक है, अगर कोई सेट है S जो V को स्पेन कर रहा है, तो S के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना, वो डायमेंशन ऑफ V से ग्रेटर देन इक्वल टू, और डायमेंशन ऑफ जो V होगी that will be less than equal to size of S. This is one thing. Moreover, if size of S equal to dimension of V, then S become a basis. मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको दोबारा लिख रहा हूँ. ठीक है, स्ट्रेट एक बार नीचे लिखता हूँ, जगह मिली तो अच्छे से. हाँ, यहाँ पे है. तो क्या है, पहला रिजल्ट क्या है, V मेरा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, S कोई एक सबसेट है such that V equal to span of S. ठीक है, तो इससे पहला रिजल्ट आ रहा है, पहला कंक्लूजन है, implies dimension of V will be less than equal to size of S. This is first conclusion. ठीक है, second conclusion is if dimension of V equal to size of S, then S become basis. बेसिस ऑफ A फॉर B. ठीक है भाई. यस. मींस अगर मान लो कि आपके पास, देखो ये थ्योरम कैसे हेल्प कर रही है आपके पास. आपको पता, आप कोई वेक्टर स्पेस है, आपको पता वो फाइनाइट डायमेंशनल है या नहीं. ठीक है, उसके डायमेंशन आपको पता. मान लो कि आपने एक स्पेनिंग सेट निकाल लिया S, और आपने ये चेक कर लिया कि S का साइज डायमेंशन ऑफ V के इक्वल है, तो S ऑटोमेटिक बेसिस हो गया. आपको लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने की जरूरत नहीं है. अगर S V को स्पेन कर रहा है और साइज ऑफ S इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, तो S जो है ऑटोमेटिकली लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया, मींस वो बेसिस हो गया V का. यस. इज इट फाइन? यस सर. ओके. सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ देयर इज अ सेट T, ठीक है, जिसके सारे एलिमेंट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट. सारे एलिमेंट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट इज दैट डायमेंशन ऑफ V जो होगी ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी साइज ऑफ D से. ठीक है, इससे पहले वाले केस में क्या था, अगर S था और S अगर स्पेन कर रहा था V को, तो क्या था, डायमेंशन ऑफ V क्या था, लेस देन इक्वल टू S था. ठीक है, पहले वाले पार्ट में. ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट. ओके, उसके अलावा यहाँ पे क्या था, पहले वाले पार्ट में अगर डायमेंशन ऑफ V equal to size of S, then S spans. इज बेसिस. Sorry, S is basis. Then S is basis. इस केस में क्या होगा, if dimension of V equal to size of T, then T automatically become basis. वो स्पैन चेक करने की जरूरत नहीं, स्पैन करेगा ही करेगा. अगर कोई लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है
जो जिसका साइज डायमेंशन ऑफ वी के इक्वल है, तो जो सेट है टी वो बेसिस होगा ही होगा। लीनियर इंडिपेंडेंट तो है ही, वो स्पैनिंग भी ऑटोमेटिक अपने आप करेगा। इट इज फाइन, दोनों पार्ट में डिफरेंस पता लग गया। यहाँ पे स्पैनिंग सेट था तो डायमेंशन ऑफ वी स्पैनिंग सेट से हमेशा छोटी होती है। यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट सेट था, डायमेंशन ऑफ वी हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट सेट से बड़ी होती है। अगर पहले वाले केस में, अगर स्पैन वाले केस में अगर डायमेंशन सेट के साइज इक्वल होगी तो अपने आप सेट बेसिस बन गया। सेकंड केस में भी अगर डायमेंशन सेट के साइज इक्वल होगी तो सेट अपने आप बेसिस बन। इज इट फाइन? Yeah. इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है। ये थ्योरम है, थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। इसके बेस एग्जांपल है वो देख ले। बाकी बच्चों समझ में आ रहा है ना बाकी लोगों को भी? Yes, sir. Okay, good. Okay, now let's see this example. So consider this subset of R cube. तो R cube क्या है? Finite dimensional vector space है। Yeah. R cube is a finite dimensional vector space. Yeah. And what is the dimension of R cube? 3. Dimension of R cube is 3. ये एक सेट है, सबसेट है B। और आपको पता है इस पर्टिकुलर केस में डायमेंशन ऑफ R cube इक्वल टू साइज ऑफ B। यस, ये भी 3 वेक्टर है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। Yes. अगर आपको अब दिखाना हो कि B एक बेसिस है R क्यूब का, तो आप क्या दिखाओगे? आप दोनों में से एक काम कर सकते हो, या तो दिखा दो कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। लीनियर इंडिपेंडेंट दिखा दिया आपने तो ऑटोमेटिकली स्पैनिंग आ गई। व्हाई ऑटोमेटिकली स्पैनिंग आ गई? क्योंकि डायमेंशन ऑफ R क्यूब B के साइज के इक्वल है। और आपको पता है अगर डायमेंशन इज इक्वल टू द साइज ऑफ सेट, तो सेट अगर या तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो या स्पैनिंग सेट हो तो अपने आप बेसिस बन जाएगा। तो आप दोनों में से एक चीज दिखा दो कि या तो इसको दिखा दो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, या ये दिखा दो कि ये बेसिस है। और आपको सॉरी ये दिखा दो कि स्पैन कर रहा है। एक मिनट रुकना। ठीक है भाई, ओके। तो इसमें यही लिखा, रिकॉल द सबसेट दिस ऑफ R cube from example 1. In that example, after showing that B spans R cube, we could not immediately conclude that B is a basis of R cube. तो हमने example 1 में already prove किया हुआ है that this set spans R cube. Now because size of B is equal to dimension of R cube, so this by last theorem it automatically become basis. It automatically become basis. Is this fine भाई? ये पहला पार्ट समझ में आ गया? Yes. ठीक है। अच्छा, ये नाउ सेकंड एग्जांपल है। यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल क्या है? टी सेट है कोई, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये सबसेट ऑफ पी क्यूब है ना। और व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पी क्यूब? Sir, 3 पी क्यूब की डायमेंशन क्या होती है? 3. 4 इसमें तो 4 रखा है। Yeah. 4 होती है डायमेंशन ऑफ पी क्यूब। Yes, sir. Yes. डायमेंशन ऑफ पी एन इज n + 1। अच्छा सर, ये पॉलिनोमियल है इसलिए ना सर। हाँ, पॉलिनोमियल ना, yes. ठीक है। डायमेंशन ऑफ पी क्यूब इज 4। Yeah. और एग्जांपल पिछले एग्जांपल 19 में एक्सरसाइज 19 है, उसमें ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम दैट दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अब आपने देख लिया कि डायमेंशन ऑफ R क्यूब इक्वल टू द साइज ऑफ सेट, so by last theorem T automatically become basis. T become a basis. ठीक है। इसको लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करोगे? सर उसमें हमने ये क्या था कि ये इसको एज ए वेक्टर्स मान लो, है ना, एज ए वेक्टर मान लो। a into 3 plus b into x plus 5 और c into जैसे जो वेक्टर दे रखे हैं इसमें 4 वेक्टर है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही करना वेक्टर मान के ही जो होवेंद्र ना, बिल्कुल ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉलिनोमियल 3 है तो ये वेक्टर हो गया 0 0 0 0 3, राइट, है ना। ये कांस्टेंट x x क्यूब x4। सेकंड पॉलिनोमियल होगी वेक्टर 0 1 0 1 माइनस नहीं 0 0 आएगा ना, x क्यूब तक है ना, सॉरी x क्यूब तक है। तो साइज 3 इतना साइज x का 4 ही होगा, 5 नहीं होगा। तो पहली पॉलिनोमियल हो गई 0 0 0 3। दूसरी पॉलिनोमियल हो गई x + 5 ना, तो 0 x क्यूब के लिए 0 0 1 5
ठीक है। और उसके बाद थर्ड पॉलिनोमियल होगी 0 1 माइनस 7 0 और लास्ट वाली हो गई 1 0 1 0 0 4, 4। ठीक है। नाउ यू प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आपको प्रूव करने आते हैं ना, एंड एक्सरसाइज 19 में वही करने को बोला आपको। नाउ दिस सेट इज लीनियर इंडिपेंडेंट एंड साइज ऑफ दिस सेट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ PQ, है ना। दैट्स व्हाई दिस इज ए बेसिस, दिस इज ए बेसिस, ठीक है। Okay. Now let's see. There is another definition. A dimension of subspace, है ना। Subspace का भी dimension का वही मतलब है। You know, subspace समझ ना। W is a subset of V is a subspace if W is a vector space. W is a vector space with respect to operations of V. With respect to operations of V, है ना। So ये तो हम W के भी डायमेंशन की बात कर सकते हैं। तो W तो वेक्टर स्पेस है ना। यस सर। ठीक है, ओके। सो लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये डेफिनेशन पढ़ लो यहीं से ही। लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड W बी ए सबस्पेस ऑफ V, और W क्या है, V का सबस्पेस है। देन W इज आल्सो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो अगर V फाइनाइट डायमेंशनल है, V फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो W भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। दिस इज वन थिंग, ठीक है। दिस इज आल्सो फाइंड आउट। फर्दर डायमेंशन ऑफ W क्या होगा, लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। मोर ओवर अगर W की डायमेंशन V के डायमेंशन के इक्वल है, देन W इक्वल टू V। अगर W की डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, देन दिस विल इंप्लाई W इक्वल टू, ठीक है। दिस विल इंप्लाई W इक्वल टू, याद रह जाएगी भी थ्योरम में, प्रूफ नहीं करना है। इसमें दो चीजें हैं, दो या तीन चीजें हैं। अगर W is a subspace of V and if V is finite dimensional, then W is also finite dimensional. Further, dimension of W is less than or equal to dimension of V. Further, if dimension of W equal to dimension of V, then W equal to V. ठीक है, okay. Now see few example. एक और example देख लेते हैं। The subspace generated by zero vector is contained in the scalar multiples of 4 minus 7 0। अगर मैं R क्यूब की बात करूं, है ना, R क्यूब की बात करूं, यहाँ पे लिखना चाहिए, नहीं पे ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं R क्यूब की बात करूं, तो R क्यूब के अंदर ये x है, ये y है, ये z है। The subspace generated by 0 it contains only 0 vector, ना, 0 0 0. This contain in the subspace generated by 4 minus 7 0. But so what is 4 minus 7 0? वो क्या होगा? It will be some vector like this, है ना, इसके multiple. Subspace generated by 4 minus 7 0 क्या होगा? इस vector के multiple. Understand ना? दोनों साइड में कोई vector होगा उसके multiple. This is contained in the subspace in xy plane. ये पूरा xy plane जो होगा इसके अंदर कंटेन करेगा ये सबस्पेस जनरेटेड बाय 4 minus 7 0। ये मैंने अलग थोड़ा सही नहीं बनाई है, इसको ऐसे मत देखो कि जेड की तरफ जा रहा है, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है, ठीक है ना। एंड दिस इज फर्दर कंटेन इन आर क्यूब, ठीक है। सो द जीरो सबस्पेस द सबस्पेस जनरेटेड बाय 4 minus 7 0 means the multiple of this vector xy plane and r cube. So this is a subspace of this is a subspace of this, and this is a subspace of this. Means this contained in this contained in this, and this contained in this. ठीक है, so these are the all the subspaces, and you can see the dimension of this is 0, dimension of this is 1, dimension of this is 2, dimension of this is 3. इसकी dimension 0 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। ऐसा नो R क्यूब की dimension 3 कैसे है आपको पता ही है, E1 E2 E3। दिस इज बेसिस एक्स वाई की बेसिस क्या है, E1 E2, और इसकी इस सबस्पेस की बेसिस क्या है, ये अपने आप ही बेसिस है इसका 4 minus 7 0, है ना। दिस वेक्टर इटसेल्फ इज ए बेसिस 4 ओके। सो दिस वेक्टर 4 minus 7 0 इज इटसेल्फ इज ए बेसिस, और इसका बेसिस क्या है, जीरो वेक्टर इज द बेसिस ऑफ लास्ट वाला, ठीक है।
Okay, so let's see the example 14. It can be shown that this set beta b इसमें कितने वेक्टर है? 3 1 2 3 4 4 वेक्टर, ठीक है? yes इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करना आपको पता है. ऑफ पी क्यू. कंसीडर डब्ल्यू इक्वल टू स्पैन ऑफ बीटा. तो कंसीडर सबस्पेस इक्वल टू स्पैन ऑफ बीटा. आपको पता है ना स्पैनिंग सेट इज ए सबस्पेस. ये प्रूव कर चुके हैं हम ना कि बी इज ए सेट है देन स्पैन ऑफ बीटा इज ए सबस्पेस. प्रूव किया हुआ है, याद है? पीछे से नहीं है तो कर लेना. एंड करना इसका डब्ल्यू नाम दे दो. इसको क्या नाम दे दो? डब्ल्यू. Notice that B is a basis for W. Okay. Why B is a basis for W? तो बेसिस की क्या कंडीशन होती है? एक तो स्पैन करना चाहिए, तो स्पैन तो कर ही रहा है, independent और दूसरा लीनियर डिपेंडेंट होना चाहिए. yes So that's why W become a B become a basis for W. Agree? yeah B is a basis of W. Why B is a basis of W? क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट है और दूसरा स्पैन कर रहा है W को, तो बेसिस हो गया. That's why what is dimension of W? Dimension of W is 4. But आपको ये भी पता है what is dimension of PQ? Dimension of PQ is 4. So you got that dimension of W equal to dimension of P4. इसका मतलब क्या होगा? That W equal to P4. में जो पॉलिनोमियल P4 में जो पॉलिनोमियल है वो सारे W में भी आएगी. अच्छा ठीक है? इसका मतलब W equal to PQ. This is exactly equal to the vector space, original vector. ठीक है, मतलब कि ये जो B के अंदर जो पॉलिनोमियल है ना, इनको यूज करके, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज करके आप कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हो डिग्री 3. कोई भी पॉलिनोमियल बना सकते हो डिग्री 3 के. ठीक है? ये डायगोनलाइजेशन छोड़ दो. ये नहीं, मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा इसने क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. तो पीछे जो क्या वो इनफ है, ये छोड़. ठीक है? ओके फाइन गुड. सो वी आर डन विद दिस. कुछ पूछना तो पूछो, नहीं तो मैं नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ. आई विल गिव डेफिनेशन देके छोड़ दूंगा मैं. अभी कुछ पूछना है इस सेक्शन से फिनिश हो गई तो प्लीज आस्क. कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो. पीछे का आप लोग पढ़ रहे हो कुछ, इसका मतलब तो आप पढ़ नहीं रहे. आप लोग जो पढ़ेगा उसके पास तो क्वेश्चंस होंगे, या फिर आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो. आप बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग. कौन सा केस है? कौन सा केस है? क्या मैं कह रहा हूँ आप लोग, मैं कह रहा हूँ यू कैन आस्क, पूछ लो जो पूछना हो. अगर कुछ भी समझ नहीं आया अभी तक, है ना, कहीं से भी. सर एक्सरसाइज करना शुरू किया, बन रहा है अभी. शुरू से बन रहा ये सर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो अभी तो दिक्कत नहीं हो रही. आप देखो पहले तो जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ ना, यही कर लो, है ना. उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना. ठीक, एक्सरसाइज बना लो, है ना. वो मैं एक्सरसाइज मना नहीं कर रहा, बट आई एम पहले साथ साथ इंश्योर कर लेना कि आप जो बेसिक चीजें हैं ना, कंसेप्ट है, वो कवर करते जाते हो, है ना. उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो, क्योंकि इससे आगे मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी आपको फायदा मिलेगा ना. अब मान लो कि आपने स्टार्टिंग स्टार्ट किया, अगर एक्सरसाइज करने में 2 दिन लग रहे हैं, एक दिन लग रहा है, तो एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ पाए आप, तो पहले कंसेप्ट सारे कवर कर लो, है ना. उसके बाद फिर एक्सरसाइज कर लो. अगर जिसने नहीं किया था, तो जो इन्होंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, जो बहुत पीछे रहते हैं, तो कुछ नहीं पूछना, चले आगे फिर. ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो द नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैं उसकी डेफिनेशन बताता हूँ आज आपको, फिर हम मे बी नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट कर लेंगे. फंक्शंस आपको पता है? व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है? फंक्शन डिफाइन करो भी. सर ये जैसे हमने पढ़ा है कि फंक्शन इज ए मैपिंग फ्रॉम ए सेट A to to another set B
which is well defined, which is वेल डिफाइंड well defined. Well defined का मतलब क्या होता है? If a equal to b, then f of a equal to f of बी अगर मैं इसको ग्राफिकल लिखूं तो मान लो ये a सेट है, ये b सेट है ना, ये a है, ये b है. सर हम तो लोगों ने जैसे you- ट्वेल्थ में पढ़ा है फंक्शन एक ऐसा चीज़ जैसे कि इसमें हम कुछ डालते हैं तो रिजल्ट कुछ और आता है, तो फंक्शन का हाँ ठीक है, वही बात है ना. इट Why? टेक्स डोमेन टू रेंज है ना, या इट मैप वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट. अच्छा ये बताओ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो फंक्शन मैंने ड्रॉ किया, ये जो मैपिंग मैंने ड्रॉ किया, ये फंक्शन है? इट इज ए फंक्शन? नो सर, नो, बिकॉज ये दो दिस है। एलिमेंट सो दिस इज x. This x is mapped to two different elements, है ना? Yes. So if you talk about f of x, then this is ambiguous, है ना? You cannot you cannot say what is f of x, है ना? So this is not a function, है ना? तो फंक्शन केस में मैपिंग क्लियर होनी चाहिए. ये एक एलिमेंट एक ही पे मैप करेगा, एक एक ही पे मैप करेगा, है ना? सर अगर ऐसा होता है ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है कि दो एलिमेंट एक ही पे मैप कर जाए, ये पॉसिबल है. अच्छा बट एक एलिमेंट दो पे मैप नहीं करेगा, ठीक है ना? यस ठीक है, ओके. सो फंक्शन इज वेल डिफाइंड मैपिंग, ठीक है. नाउ इसने पहले ना डेफिनेशन कर लेते हैं ना, डेफिनेशन कर लेते हैं, ये बाद में कर लेते हैं, ठीक है. कुछ नहीं है, वो फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो मेन डेफिनेशन, ठीक है. ओके, मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग, ठीक है. सो जैसे क्या है, दो वेक्टर स्पेस हमारे पास v और w, दो वेक्टर स्पेस है. सो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t इज ए मैपिंग फ्रॉम v टू w, और इज ए फंक्शन फ्रॉम v टू w, ठीक है. विच सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा. पहली क्या है? f और t, सॉरी t ऐसे नहीं है, ये f से डिनोट करेगा क्या? ठीक है, हम भी f से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है. जनरली ये t से डिनोट करते हैं, बट ठीक है, f से कर लेते हैं अभी, ठीक है. इट विल सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टी, f of v1 plus v2 equal to f of v1 plus f of v2 for all v1 v2 belongs to v, for all v1 v2 belongs to v. दूसरा, f of c into v equal to c into f of v, c into f of v for all scalar c, for all scalar c and v and its vector v, ठीक है. ये दो प्रॉपर्टी. So if there is a function f from v to w which satisfy these two property, we will call f is a linear transformation. ठीक है भाई, ये ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन. It's a function from one vector space v to another vector space w such that it satisfies these two property. F of v1 plus v2 equal to f of v1 plus f of v2. Second, f of c into v equal to c into f of v. C is a scalar. C is a real number. ओके ठीक है, ओके. Right, let's see one example. तो आपको प्रूव करना है. So आपको पता है set of all matrices M M n. This is a vector space ना? Under matrix addition. यस सर इसका डायमेंशन क्या होती है? एम एन तो M into n. Very good. M into n. Very good. ठीक है. Now define a mapping f from m mn to m mn, capital M mn, such that f of a equal to a transpose. So this is a mapping. This is a well-defined mapping. A matrix is mapped to transpose. यस सर Now we are showing that we will show that this is a linear transformation. This is a linear transformation. अच्छा, linear transformation के लिए दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, पहली और दूसरी. तो पहली प्रूव करते हैं पहले. Let's take f of a1 plus a2 या a plus b ले लेते हैं. So what is f of a plus b? A b are matrices. B is a plus b का transpose by definition. This is equal to a transpose plus b transpose. Yes or no? यस सर Matrix property. This is equal to f of a plus f of b. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई, यस सर ये तो प्रूव करना था. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ये f of सी इंटू ए c into a. c क्या है? स्केलर है. This is equal to by definition c into a का ट्रांसपोज. यस
अब ट्रांसपोज में सी को तो मैं बाहर ले सकता हूँ ना, सी तो कांस्टेंट वो खाली क्लियर है, तो दिस इज इक्वल टू सी इनटू ए ट्रांसपोज, दिस इज फर्दर इक्वल टू सी इनटू एफ ऑफ ए। तो दोनों प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई हो गई। So means this given mapping is a linear transformation. F is a linear transformation. LT, linear transformation. ठीक है ना? ऐसे is another example. This is a mapping G from Pn, set of all polynomial of degree n, to set of all polynomial of degree n minus 1. And how is the mapping defined? G of P equal to P dash, इसका डेरिवेटिव। तो यू एग्री, अगर ये P n डिग्री पोलिनोमियल है तो P dash एट मोस्ट n minus 1 डिग्री की पोलिनोमियल होगी। यस सर। ठीक है, नाउ दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर लो प्रूव। ये प्रूव तो क्या हुआ है? G of P1 plus P2 equal to, ये प्रूव करना ना, देखो G of P1 plus P2 equal to P1 plus P2 डेरिवेटिव। ठीक है, बट P1 plus P2 डेरिवेटिव किससे इक्वल होता है? P1 डेरिवेटिव plus P2 डेरिवेटिव, पोलिनोमियल की प्रॉपर्टी है। डैश लगेगी फिर वो, ठीक है ना? तो वैसे भी आपको पता है f प्लस g डेरिवेटिव इक्वल टू f का डेरिवेटिव प्लस g का डेरिवेटिव। ठीक है, ये पता आप लोग। तो दिस इज इक्वल टू p1 डेरिवेटिव प्लस p2 डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू gp1 प्लस gp2। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी कर लो, g ऑफ cp इक्वल टू c इनटू gp, cp प्राइम। अब c तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो, बट cp प्राइम इक्वल टू c इनटू p प्राइम। So this is equal to C into G, So that's why this easy है ना? Yeah. So this implies G is a linear ट्रांसफॉर्मेशन। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई बच्चों। अच्छा यार, इस एग्जांपल में ना ये वैसे तो इम्पोर्टेंट सा एग्जांपल है, बट ये वाली चीज पहले आई नहीं है। This is called vector representation with respect to basis beta ना। तो ये एग्जांपल मैं बाद में कराता हूँ, ठीक है? मैं देखता हूँ पीछे कवर कर दिया गया इन लोगों ने ये टॉपिक, लेकिन हमने तो नहीं किया शायद ये है ना, ये वाला रिप्रेजेंटेशन वो किसी टॉपिक में था भी नहीं, है ना। इसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि वेक्टर बी को बीटा जो बेसिस है ना उसकी फॉर्म में लिखते हैं, है ना। ठीक है, ये लेकिन इम्पोर्टेंट है, प्लीज भी मेरे को बाद में याद दिला, ठीक है। लेट्स सी शायद लेकिन आगे भी है, जिससे नेक्स्ट वाला सेक्शन है ना वो यही है, रिप्रेजेंटिंग दिस वी इन बीटा बेसिस, है ना, वो यही है। पता नहीं उन्होंने ये एग्जांपल यहाँ पे क्यों डाला, ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है तो बाद में करेंगे, ठीक है। मेरे को पूछ लेना, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन के बाद। ओके ठीक है। नाउ रिटर्न ये इसने एग्जांपल दिया है, ए मैपिंग विच इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या मैपिंग है? तो h फंक्शन है r स्क्वायर टू r स्क्वायर, ठीक है, और मैपिंग है h ऑफ xy इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 1 y माइनस 2, ठीक है, और इसको इक्वल करते हैं। दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं है ये यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, ठीक है। अब देख लेना, पढ़ लेना इसको, ठीक है, तो आ सकता है इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर इसने बेसिकली दिखाया, अगर आपने दो वेक्टर लिया है h ऑफ 1, ये वेक्टर लिया और वेक्टर लिया, तो दिस वेक्टर की जो इमेज है दैट इज नॉट इक्वल टू h ऑफ 1 टू h ऑफ 3 4। देख लो, इजी है, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। लीनियर ऑपरेटर, इट्स ओके फाइन। तो आज के लास्ट टॉपिक है लीनियर ऑपरेटर। क्या होता है? देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? फ्रॉम वन वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या है? इफ f इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू v ना, मींस डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है, देन वी कॉल f टू बी लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेम वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस, मींस डोमेन और कोड में सेम होती है v, ठीक है। सो इफ f इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन from v to v, then we call that as linear operator, ठीक है। यस। तो दिस इज एग्जांपल 5 देख लेना। ये लीनियर ऑपरेटर है, एक तो फर्स्ट लीनियर ऑपरेटर एग्जांपल आइडेंटिटी मैपिंग। आई क्या है? आइडेंटिटी मैपिंग मींस i of v equal to v, you can prove that this is a linear transformation
and because this is a linear transformation from V to V, so this is a linear operator. And this another one is the zero mapping, means Z of V. अगर Z कोई linear operator है V से V से तक, define like this, Z of V equal to 0, means all vectors are mapped to 0 for all V belongs to V. Then this is also linear operator. You can linear transformation and hence a linear operator. ठीक है, ये कर ले. ठीक है भी. Let's stop it here. ठीक है. Maybe हम next time करेंगे. क्या हो एग्जाम? आप देख लेना मेन डेफिनेशंस है लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो कल एक बार देख के पढ़ना है, तो एग्जांपल समझ लेना अच्छे से, देन वी विल वी आर बेस्ट वी क्लियर नहीं. ओके और हाँ, कल मॉर्निंग में मैं शायद क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली, तो फिर मैं इवनिंग में ही लूंगा, ठीक है.